सोचिए अगर आपको दुनिया के सबसे सफल निवेशक के दिमाग में झांकने का मौका मिले। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे हाथ लगा है बर्कशायर हैथवे का 1983 का शेयर धारक पत्र, जो वॉरेन बफे का एक तरह से सीक्रेट ऑपरेटिंग मैनुअल जैसा है। और हमारा मिशन है इस मैनुअल को डिकोड करना, ये समझना कि वो ऐसा क्या अलग सोचते हैं जो बाकी दुनिया नहीं सोच पाती। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बिजनेस फिलॉसफी पर एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। पत्र की शुरुआत में ही बफेट अपने नए शेयरधारकों के लिए कुछ सिद्धांत रखते हैं और पहली लाइन में वो कहते हैं, हमारा स्वरूप कॉरपोरेट है लेकिन हमारा रवैया साझेदारी का है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग की लाइन नहीं है? मतलब आज के दौर में तो हर कंपनी कहती है कि वो अपने शेयरधारकों की परवाह करती है। यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, इस पार्टनरशिप वाली सोच का असल में क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। हाँ। उनके लिए शेयर होल्डर सिर्फ स्टॉक रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो बिजनेस के मालिक भागीदार हैं। और वो खुद को सिर्फ मैनेजर नहीं, बल्कि मैनेजिंग पार्टनर मानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके सबूत उनके काम करने के तरीके में हैं। जैसे कि ये तथ्य कि सभी डायरेक्टर खुद भी बड़े शेयर होल्डर हैं। जैसा वो पत्र में कहते हैं, हम अपना ही पकाया हुआ खाना खाते हैं। सही पकड़ा। मतलब उनके हित और बाकी शेयरधारकों के हित बिल्कुल एक है। अगर कंपनी डूबेगी तो वो भी डूबेंगे। और यही सोच उनके लक्ष्य में भी दिखती है। बिल्कुल। उनका मकसद कंपनी का आकार बढ़ाना नहीं है, जैसा कि ज्यादातर सीईओ करना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है हर एक शेयर के पीछे की असली बिजनेस वैल्यू, मतलब कि इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू को बढ़ाना। एक मिनट, यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम सब सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करो, लेकिन बफेट कह रहे हैं कि उनकी पहली पसंद स्टॉक खरीदना है ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि वो पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लेना पसंद करते हैं। ये तो आम निवेशक की सोच से बिल्कुल उल्टा है। इसके पीछे क्या तर्क है? यही उनका दो आयामी दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि कंपनियों की जो कमाई किताबों में दिखती है, यानी रिपोर्ट की गई कमाई, वो हमेशा बिजनेस की असली आर्थिक हालत नहीं बताती। अच्छा। इसलिए अगर कीमत सही हो तो वो ऐसी कमाई खरीदना पसंद करते हैं जो रिपोर्ट नहीं की जाती, बजाय उसके जो रिपोर्ट की जाती है। मतलब कि अकाउंटिंग के नियम असल बिजनेस के फैसलों पर हावी नहीं होने चाहिए। वो बिजनेस को देखते हैं, अकाउंटिंग की एंट्री को नहीं। ठीक यही। और वो कर्ज को लेकर भी बहुत सतर्क हैं। पत्र में वो साफ कहते हैं कि वो किसी अच्छे मौके को भी हाथ से जाने देंगे, लेकिन अपनी कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं चढ़ने देंगे। और सिर्फ कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए किसी भी बिजनेस को ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदेंगे। और यहीं पर वो अपने फैसलों को परखने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टेस्ट? वो पूछते हैं, कंपनी ने जो भी पैसा कमाकर अपने पास रखा है, क्या उस हर $1 ने शेयर धारकों के लिए कम से कम $1 का मार्केट वैल्यू बनाया है? वाह, ये तो जवाबदेही का एक बहुत ही साफ पैमाना है। बिल्कुल। ये पूछने जैसा है, क्या हम आपके पैसे का इस्तेमाल आपसे बेहतर कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो उन्हें वो पैसा शेयर धारकों को वापस दे देना चाहिए। इन सिद्धांतों को असलियत में देखने के लिए पत्र में रोज बेल्किन यानी मिसेस बी और उनके निब्रास्का फर्नीचर मार्ट की कहानी है। एक शानदार कहानी। बफेट ने पास्कल को कोट करते हुए शुरुआत की है, इंसानों की सारी मुसीबतों की जड़ ये है कि वो एक कमरे में चुपचाप नहीं बैठ सकते। और फिर वो कहते हैं कि पास्कल भी मिसेस बी के लिए कमरा छोड़ देते। क्या शानदार तारीफ है, और मिसेस बी की कहानी इस तारीफ के लायक है। सोचिए, वो रूस से भागकर अमेरिका आई, पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें अंग्रेजी तक नहीं आती थी। और उन्होंने 1937 में सिर्फ $500 से एक फर्नीचर स्टोर शुरू किया, सिर्फ $500। और कहानी का जो हिस्सा मुझे हैरान कर गया वो ये है कि जब शुरू में उनके पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने उधार चुकाने के लिए अपने घर का फर्नीचर बेच दिया। अपने घर का फर्नीचर? हाँ, ये किस लेवल का कमिटमेंट है। यही नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स ने फर्नीचर बनाने वालों पर दबाव डाला कि वो मिसेस बी को माल ना बेचें। ये किसी भी छोटे बिजनेस को खत्म कर सकता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने माल खरीदने के दूसरे रास्ते खोज निकाले और अपनी कीमतें इतनी कम कर दी कि उन पर मुकदमा कर दिया गया। और फिर जो हुआ वो तो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, उन्होंने ना सिर्फ केस जीता, बल्कि मुफ्त में पब्लिसिटी भी पाई। और एक बार तो केस खत्म होने पर जज को ही कालीन बेच दिया। अरे, ये तो यकीन करने लायक नहीं है। मतलब जिस जज के सामने आपका केस चल रहा है, आप उसी को कालीन बेच देते हैं। हाँ, ये तो एक लेजेंड है। आप ऐसी कहानी बना नहीं सकते। ये कहानी सिर्फ एक मोटिवेशनल किस्सा नहीं है,
ये बताती है कि बफेट एक आदर्श व्यवसाय में क्या देखते हैं। बफेट लिखते हैं, मैं भूरे भालुओं से कुश्ती लड़ना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं मिसेस बी और उनके बच्चों के साथ मुकाबला करूं। तो एक आदर्श व्यवसाय की उनकी परिभाषा क्या है इस कहानी के हिसाब से? आदर्श व्यवसाय वो है जो ग्राहक को इतनी जबरदस्त वैल्यू दे कि मालिकों को भी जबरदस्त फायदा हो। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट बहुत सस्ते में माल खरीदता है। उनके खर्चे इतने कम हैं कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। और वो इस बचत का ज्यादातर हिस्सा ग्राहकों को दे देते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहिया है जो खुद ब खुद और तेजी से घूमता जाता है। ग्राहक खुश तो मालिक खुश। मिसेस बी की कहानी से ये तो साफ है कि बफेट सिर्फ अच्छे मैनेजर नहीं बल्कि अच्छे बिजनेस को पहचानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो किसी बिजनेस की कीमत कैसे तय करते हैं? हाँ, और यहीं पर बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, जो किसी भी निवेशक के लिए समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बफेट इसे समझाने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप दो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं और दोनों पर बराबर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई की बुक वैल्यू यानी जो पैसा खर्च हुआ तो एक जैसी होगी। हाँ, मान लीजिए दोनों पर 20-20 लाख रुपए खर्च हुए, हम्म, तो बुक वैल्यू 20 लाख हो गई। सही। लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी भविष्य में उनकी कमाई करने की क्षमता बहुत अलग हो सकती है। अच्छा। हो सकता है एक बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बने और करोड़ों कमाए, और दूसरा शायद संघर्ष करे। रसीद का भविष्य की कमाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एक अकाउंटिंग का नंबर है और दूसरा असली आर्थिक हकीकत। ठीक है, यही बात है। बुक वैल्यू आपको बताता है कि बिजनेस में क्या पैसा लगाया गया है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये अनुमान लगाती है कि उस बिजनेस से भविष्य में कितना पैसा निकाला जा सकता है। और ये दोनों बहुत अलग हो सकते हैं। बहुत अलग। और उन्होंने इसे बर्कशायर पर भी लागू किया। 1965 में जब बफेट ने बर्कशायर को संभाला तो कंपनी की बुक वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास पुरानी कपड़ा मिलों जैसी खराब संपत्तियां थीं जो पैसा नहीं बना पा रही थीं। लेकिन 1983 तक पासा पूरी तरह पलट चुका था। उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू से कहीं ज्यादा हो गई थी। और इसकी एक बड़ी वजह थी इकोनॉमिक गुडविल। अब ये गुडविल एक ऐसा शब्द है जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है। यह किसी जादुई हवाई नंबर जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल विषय है। पत्र में बफेट खुद मानते हैं कि इस विषय पे उनकी सोच 35 साल में पूरी तरह बदल गई है। वो कीन्स को कोट करते हैं, मुश्किल नए विचारों को अपनाने में नहीं है बल्कि पुराने विचारों को छोड़ने में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। पत्र में दो तरह की गुडविल के बीच का फर्क समझाया गया है। पहला है अकाउंटिंग गुडविल। ठीक है। ये तब बनता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसकी असल संपत्ति से ज्यादा कीमत पर खरीदती है। वो जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसे किताबों में गुडविल लिख दिया जाता है। और अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से इस गुडविल को धीरे धीरे खत्म करना पड़ता है, जिससे कागज पर कंपनी का मुनाफा कम दिखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अकाउंटिंग गुडविल तो बस बही खाते का एक नंबर है जो समय के साथ घटता है, लेकिन इकोनॉमिक गुडविल ये असली चीज है ना? हाँ, ये असली चीज है। ये वो जादू है जो लोगों को कोक ही खरीदने पर मजबूर करता है, भले ही बगल में कोई और कोला सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इकोनॉमिक गुडविल वही अदृश्य शक्ति है। यह किसी मजबूत ब्रांड से आती है, जैसे सीज कैंडीज, या फिर इंडस्ट्री में सबसे कम लागत पर सामान बनाने की क्षमता से। सीज कैंडीज का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। बर्कशायर ने इसे 1972 में खरीदा था और खरीद की कीमत का एक बड़ा हिस्सा गुडविल था। सही कहा। तो अकाउंटिंग के हिसाब से यह गुडविल हर साल घट रही थी। लेकिन असलियत में क्या हो रहा था? असलियत में सीज कैंडीज का मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमिक गुडविल हर साल बढ़ रही थी, भले ही अकाउंटिंग गुडविल किताबों में घट रही हो। तो अकाउंटिंग की किताबें एक कहानी बता रही थीं और बिजनेस की हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। हाँ, और यहीं से बफे का एक सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आता है। महंगाई के दौर में गुडविल एक ऐसा तोहफा है जो देता ही रहता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। देखिए, उस समय माना जाता था कि महंगाई से बचने के लिए आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके पास बहुत सारी मूर्त संपत्ति हो, जैसे फैक्ट्रियां, मशीनें। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन बफेट ने तर्क दिया कि ये सोच गलत है। जिन कंपनियों के पास बहुत सारी संपत्तियां होती है, उन्हें महंगाई के साथ साथ अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए लगातार और पैसा लगाना पड़ता है, सिर्फ अपनी जगह पर बने रहने के लिए। वाह, मतलब 40 साल पहले ही उन्होंने ये पता लगा लिया था जो आज की सॉफ्टवेयर और ब्रांड आधारित कंपनियों के लिए बिल्कुल सच है।
आज की सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, एप्पल, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है। उनके पास ब्रांड और टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ये दूरदर्शिता ही कमाल की है। बिल्कुल। सीज कैंडीज जैसी कंपनियों को बहुत कम नए पैसे की जरूरत पड़ती है। वो महंगाई के साथ अपनी कीमतों को आसानी से बढ़ा सकते हैं। उनका मुनाफा बढ़ता है और वो सारा कैश दूसरे बिजनेस खरीदने के लिए फ्री हो जाता है। पत्र में एक और सवाल का जवाब दिया गया है जो आज भी उतना ही जरूरी है। बर्कशायर अपने स्टॉक को स्प्लिट क्यों नहीं करता? हाँ, उस समय उनके एक शेयर की कीमत लगभग $1300 थी, जो बहुत ज्यादा थी। तो स्प्लिट करना तो शेयरधारकों के हक में लगता है ना? ये तो शेयर को सस्ता और खरीदने में आसान बना देता है। बफेट का तर्क यहाँ भी पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। उनका लक्ष्य है एक तर्कसंगत यानी समझदारी भरा स्टॉक प्राइस, और इसके लिए उन्हें तर्कसंगत शेयर होल्डर्स चाहिए। तो वो स्टॉक स्प्लिट को तर्कसंगत शेयरधारकों के खिलाफ कैसे देखते हैं? उनका मानना है कि स्टॉक स्प्लिट करने से ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो छोटी अवधि के लिए आते हैं और सिर्फ स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं, बिजनेस की असली वैल्यू पर नहीं। अच्छा। वो ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं जो एक $100 के बिल की तुलना में $9-10 के बिलों के साथ ज्यादा अमीर महसूस करते हैं। वे ऐसे मालिक चाहते हैं जो बिजनेस के बारे में सोचें, स्टॉक के चार्ट के बारे में नहीं। और यहीं पर वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे एक अति सक्रिय शेयर बाजार को उद्यम का जेब कतरा कहते हैं। हाँ, मतलब जो स्टॉक मार्केट हम जैसे लोगों के लिए पैसा बनाने की जगह मानी जाती है, बफेट उसे एक जेब कतरे की तरह देख रहे हैं जो मालिकों की जेब से पैसा निकाल रहा है। एक जबरदस्त लाइन है। उनका तर्क है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा खरीद फरोख्त से सिर्फ दलालों का फायदा होता है, मालिकों का नहीं। हर बार जब कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो उसमें लेन देन की लागत लगती है, जो सीधे मालिकों के मुनाफे से कटती है। बिल्कुल। इसलिए वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां लोग एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचें, सट्टेबाज की तरह नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस 1983 के पत्र से आज कुछ मुख्य बातें समझ में आती हैं। पहली, एक मालिक भागीदार की तरह सोचना, सिर्फ एक स्टॉक होल्डर की तरह नहीं। दूसरी, जो कीमत आप चुका रहे हैं और जो वैल्यू आपको मिल रही है, उसके बीच के गहरे अंतर को समझना। तीसरी, इकोनॉमिक गुडविल की छिपी हुई ताकत को पहचानना, खासकर महंगाई के समय में। और आखिर में, लंबी अवधि के समझदार शेयरधारकों को आकर्षित करने का महत्व, भले ही इसके लिए आपको पारंपरिक ज्ञान के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। ये दर्शन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये सिद्धांतों, लोगों जैसे मिसेस बी और एक लॉन्ग टर्म सोच के बारे में है। बिल्कुल। और पत्र एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म होता है, जो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या सवाल है वो? वो हमें एक ऐसे निवेशक के बारे में सोचने के लिए कहते हैं जो एक ऐसे स्टॉक के लिए $100 देता है जिसकी मूर्त संपत्ति सिर्फ $20 है। इसका मतलब है कि वो निवेशक गुडविल के लिए $80 दे रहा है। ठीक है। तो पत्र पूछता है, क्या उस निवेशक को अपनी असली कमाई निकालने के लिए हर साल $2 की गुडविल लागत घटानी चाहिए? और अगर हाँ, तो क्या $3 की नई असली कमाई उसे अपनी $100 की खरीद कीमत पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगी? वाह! तो ये हमें किसी भी निवेश के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। हम जिन अदृश्य संपत्तियों के लिए भुगतान कर रहे हैं, जैसे ब्रांड या टेक्नोलॉजी, उनका वास्तविक मूल्य कैसे आंकते हैं? और क्या अकाउंटिंग के नियम हमें उस मूल्य को समझने में मदद करते हैं या असल में हमें सच देखने से रोकते हैं?